हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल द स्टडी वर्ल्ड में। आशा है आप लोग स्वस्थ होंगे और सरकार द्वारा निर्देशित लॉकडाउन का पालन कर रहे होंगे। स्टूडेंट्स, हम लोग कॉन्स्टिट्यूशन सीरीज कर रहे हैं और आज इसमें हमारा अगला जो टॉपिक है वो बहुत महत्वपूर्ण है कॉन्सेप्ट की दृष्टि से, प्री और मेंस दोनों के लिए, लेकिन राइटिंग के लिए मेंस का ये बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है। आप इस टॉपिक से इस लेक्चर में कंप्लीटली परिचित हो जाएंगे और इसके हर डायमेंशन को समझ पाएंगे। ऐसा मैंने पूरा प्रयास किया है, इसके हर डायमेंशन को इस टॉपिक में कवर किया गया है और हर चीज आपको स्पष्ट की जाएगी। ओके स्टूडेंट्स, टॉपिक जो आज का हमारा है वो है संघवाद। पिछले कुछ दिनों से हमको हमारे छात्रों की ये प्रतिक्रिया मिल रही थी कि सर, जो आपने संविधान की विशेषताओं का लेक्चर दिया है उसमें संघवाद पर थोड़ा और जोर डालना ज्यादा जरूरी है। तो मैंने कहा कि ठीक है, मैं संघवाद पर एक अलग वीडियो बनाऊंगा और वो पूरी तरीके से आपको क्लियर करेगा कि हमारे यहाँ का फेडरेशन या जो हमारे यहाँ का कॉन्स्टिट्यूशन में यूनियन टर्म इस्तेमाल हुआ है उसका नेचर क्या है, उसकी क्या विशेषताएं हैं, वो कैसे काम करता है, उसके डायमेंशन क्या है, ये सब चीजें आपको आज के इस वीडियो लेक्चर में क्लियर हो जाएंगी। ओके स्टूडेंट्स, तो आइए संवाद को शुरू करते हैं। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, हमने अपने व्हाइट बोर्ड पे एक स्केच जो है वो संवाद का बना रखा है। आइए हम इसको देखते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि संवाद क्या है। देखिए, हमने संवाद को विभिन्न आयामों में बांट रखा है। पहले हमने ये जानने की कोशिश की है कि भारत में संघवाद की शुरुआत कहां से होती है। इसके बाद हमने इंस्पिरेशन, प्रेरणा, हमारा जो संविधान बना उसमें हमने संघवाद की प्रेरणा कहां से प्राप्त की, उसके बारे में हमने दो एक देशों को मेंशन किया है। इस पे भी हम थोड़ी चर्चा करेंगे। इसके बाद अवधारणा, बहुत महत्वपूर्ण बात ये हो जाती है कि आखिर ये जो फिनोमेना हमें मिला है, जो ये एक सिस्टम मिला हुआ है, इसका बेसिक जो प्रिंसिपल है वो क्या है, उसको कैसे समझा जाए। तो मैंने उसके लिए पूरा आपको एक कॉन्सेप्ट दे दिया है। इसके बाद इसकी विशेषताएं, ये बहुत ज्यादा शॉर्ट नोट्स में, मेंस में, यूपीएससी में, यूपीपीएससी में पूछा जाता रहा है कि संघवाद की प्रमुख विशेषताएं क्या है, इस पर रोशनी डालें, चर्चा करें, टिप्पणी करें। तो मैंने इसकी कुछ विशेषताओं को कवर किया है। आप देख पा रहे होंगे कि शक्तियों का वितरण, संवैधानिक सर्वोच्चता, न्यायपालिका की विशेष स्थिति, एकात्मकता की तरफ झुकाव, ये एक्सक्लूसिव है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का। इसके बाद इसमें मैंने कुछ 3-4 कैटेगरी और कर रखी है जिससे हम ये प्रूफ करेंगे कि हमारे संविधान में क्या एलिमेंट है जो उसे एकात्मकता की तरफ थोड़ा सा झुका हुआ दिखाते हैं। उसमें मैंने पहली चीज रखी है एकल नागरिकता, दूसरा है आपात उपबंध, तीसरा है शक्तियों का विभाजन केंद्र के पक्ष में, और चौथा है राष्ट्रपति द्वारा राज्यपाल की नियुक्ति। इसके अलावा भी बहुत सारे पॉइंट्स हैं जो आपके संविधान को ये प्रूफ करते हैं कि उसमें एकात्मकता का जो बैलेंस है वो थोड़ा सा अधिक है। हालांकि इस पर हम और चर्चा करेंगे। पहले हम इसकी शुरुआत ठीक ढंग से एक सिस्टमेटिक तरीके से करने की कोशिश करते हैं। स्टूडेंट्स, सबसे पहली बात, भारत में जो आधुनिक भारत में फेडरलिज्म या संघवाद की शुरुआत होती है वो होती है भारत शासन अधिनियम 1935 के द्वारा। ये एक बहुत महत्वपूर्ण घटना है भारत में। इससे पहले अंग्रेज हमको जो सेट ऑफ रूल्स दे रहे थे उसमें दो महत्वपूर्ण चीजें थी। एक तो अधिनियम 1909 और उसके बाद अधिनियम 1919। ये दोनों अधिनियम जो थे वो सेट ऑफ रूल्स ऐसे ला रहे थे जिसमें थोड़ी थोड़ी पावर लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव हमारे यहाँ डिलीवर हो रही थी हमारे लोगों को, क्योंकि उस समय हमारा जो नेशनल मूवमेंट था वो अच्छा एक प्रभावी तरीके से डेवलप हो रहा था और उसकी मांगों को ब्रिटिश सरकार नजरअंदाज करने की स्थिति में नहीं रह गई थी। लेकिन ये जो हम बताना चाहते हैं वो तो इतिहास की बात है, वो हम लोग अलग से पूरी तरीके से समझेंगे। हमारा जो आज इसमें इस चीज को हम, इसका जो संदर्भ ले रहे हैं उसको हम अलग से समझने की कोशिश करते हैं कि भारत शासन अधिनियम कैसे महत्वपूर्ण हुआ। तो देखिए, भारत शासन अधिनियम के द्वारा हमारे देश में प्रांतीय स्वायत्तता की जो स्थापना है वो की गई। प्रांतीय स्वायत्तता का सीधा और सरल मतलब ये होता है कि हमारे यहाँ केंद्र और प्रांत, जो दो डिवाइडेड फोर्सेज थी, उसमें प्रांतों को कानून निर्माण की स्वतंत्र शक्ति दे दी गई। ये बात यहाँ बहुत गौर करने वाली है कि ऐसा अंग्रेजों ने क्यों किया। तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि भारत में जो राष्ट्रवाद की एक धारा बह रही थी, जो बहुत प्रबल तरीके से बह रही थी,
उसमें अंग्रेजों को यह लगा कि इनकी राष्ट्रीय एकता को कैसे खंडित किया जाए, उस राष्ट्रवाद के फ्लो को, उस मोटिवेशन को कैसे रोका जाए, उसके लिए उन्होंने एक चाल चली और वो ये थी कि उन्होंने प्रांतीय स्वायत्तता इंट्रोड्यूस कर दी। और यहां उन्होंने यही कोशिश की कि जो रियासतें हैं, जो रीजनल फोर्सेज हैं, वो किसी तरीके से राष्ट्रवाद के फ्लो को कम करें, उसे डाइवर्ट करें, उसमें एडजॉर्नमेंट या गतिरोध उत्पन्न करें। तो उनकी नेक नियति नहीं थी, लेकिन कहीं ना कहीं हम उसे शुरुआत मानते हैं और उसका हमारे संविधान में एक बहुत बड़ा महत्वपूर्ण रोल है। ओके स्टूडेंट्स, तो शुरुआत आप समझ गए होंगे कि भारत में 1935 अधिनियम से संघवाद की शुरुआत हो गई थी। दूसरी चीज आती है कि जब हम अपना संविधान निर्माण कर रहे थे तो संघवाद कहां से हमने प्रेरणा प्राप्त की, संघवाद की प्रेरणा हमको कहां से मिली, तो वो प्रेरणा हमने बेसिकली दक्षिण अफ्रीका और कनाडा से ली। आपको मैं यहां स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि दक्षिण अफ्रीका में एकात्मक शासन पद्धति है, लेकिन वहां भी संघवाद है, और कनाडा के साथ भी यही है। हालांकि कनाडा में एक मजबूत केंद्र है और वहां पर जो हमारे यहाँ का केंद्र है उससे अधिक शक्तियां हैं, लेकिन कहीं न कहीं इन दोनों के तत्वों को हमारे यहाँ संघवाद में शामिल किया गया। तो प्रेरणा के स्तर पे हम इन दोनों देशों का नाम ले सकते हैं। और अब उसके बाद आगे चलते हैं कॉन्सेप्ट पे, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। कॉन्सेप्ट में आप देख पा रहे होंगे, मैंने लिखा है कि वैधानिक व कार्यपालिका शक्तियों का संविधान द्वारा वितरण, ना कि केंद्र द्वारा बनाए गए किसी कानून से शक्तियों का वितरण। ये एक बहुत बुनियादी अवधारणा है, बेसिक प्रिंसिपल है फेडरलिज्म का, जिसमें यह किया जाता है कि जो शक्तियों का वितरण होगा वो ऐसा नहीं होगा कि जो केंद्र है वो राज्यों को कानून बनाकर शक्तियां उपलब्ध कराए, बल्कि संविधान में ही दोनों शक्तियों का स्पष्ट रूप से उल्लेख होगा। और यह बहुत जरूरी होता है केंद्र और राज्यों के टकराव को बचाने के लिए। अगर ऐसा नहीं किया गया होता तो निश्चित रूप से कई ऐसे मौके होते, कई ऐसे बिंदु होते, कई ऐसे पॉइंट्स होते जहां पर केंद्र और राज्य आपस में टकरा रहे होते। तो बेसिक प्रिंसिपल यही था कि हमने वैधानिक और कार्यपालिका शक्ति को संविधान में ही क्लियरली मेंशन किया हुआ है, और उसमें आपको ये मिलेगा कि अनुसूचियों के माध्यम से हमने विषयों तक को डिफरेंशिएट कर दिया है, उसकी कैटेगराइजेशन कर दी है, और आप उसको डिटेल में आगे पढ़ेंगे। यहाँ कुछ और बातें मैं जोर देना चाहता हूँ अवधारणा पे। संविधान निर्माताओं के मन में ये बहुत प्रबल इच्छा थी, बहुत ज्यादा वो इस बात के लिए आतुर थे कि भारत की राष्ट्रीय एकता को किसी भी हाल में सुरक्षित करना है। तो वो इस बात को समझ पा रहे थे कि कौन कौन से ऐसे कार्य करने हैं जो हमारी एकता को सुरक्षित करेंगे। यहां मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं जो आपके लिए बहुत इंफॉर्मेटिव होगी, बहुत जरूरी है सूचना के लिए, कि भारत में जो विदेशी शक्तियां हैं उनका जो हस्तक्षेप हुआ या उनकी जो स्थापना हुई या उन्होंने जो हमको आक्रांत किया, वो उन्हीं परिस्थितियों में किया जब हमारी केंद्रीय सत्ता कमजोर पड़ी है। तो जाहिर सी बात है, आप जानते हैं कि जो संविधान होता है वो अतीत की प्रेरणा होता है और भविष्य निर्माण के प्रावधान और नियम होते हैं। तो हमने अतीत की प्रेरणा प्राप्त कर ली थी और संविधान निर्माता इस बात के लिए बिल्कुल कमिटेड थे कि उन्हें कोई ऐसा प्रावधान, कोई ऐसे कमजोर पॉइंट नहीं रखने हैं जिससे हमारे संविधान की एकता, अखंडता, हमारे देश की एकता, अखंडता किसी भी प्रकार से प्रभावित हो या वो किसी तरीके से कमजोर हो। तो इसलिए जो बुनियादी धारणा उन्होंने अपनाई वो वहीं पर इस चीज को इंश्योर कर दिया। अब मैं दो तीन बातें जो अंबेडकर साहब ने कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की डिबेट्स में बिल्कुल क्लियर किया था उस पर भी रोशनी डालना चाहता हूं। उसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि उन्होंने स्पष्ट कहा था कि जो भारत का संघ है वो बिल्कुल भी अविनाशी है। यहाँ इंपॉर्टेंट वर्ड है, वो किसी तरीके से समाप्त होने वाला नहीं है। उन्होंने यहाँ स्पष्ट किया कि भारत के संघ में राज्य जो हैं वो यद्यपि कुछ शक्तियों के साथ, कुछ प्रावधानों के साथ पूर्ण रूप से स्वायत्त हैं, लेकिन उन्हें यह अधिकार नहीं है कि वो भारत की एकता और अखंडता को खत्म करेंगे, यानी वो भारत के संघ से किसी भी स्वरूप में, किसी भी दशा में अलग नहीं हो सकते। यानी वो जो राष्ट्रवाद का एलिमेंट मैंने आपको बताया, एक राष्ट्र के रूप में भारत को बांधने का एलिमेंट बताया, वो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में अंबेडकर साहब रेखांकित कर रहे थे और वो वही इंश्योर कर देना चाह रहे थे कि हम एक ऐसे संघ का निर्माण करने जा रहे हैं, ऐसा संघवाद का फिनोमेना डेवलप करने जा रहे हैं जिसमें किसी भी प्रकार से राज्य जो हैं वो हमारे देश को तोड़ ना सकें, किसी भी प्रकार से क्षेत्र, प्रांत इत्यादि की जो विचारधारा है वो हमारी एकता और अखंडता को खत्म न कर सके। तो अवधारणा के स्तर पे आप समझ पा रहे होंगे कि संघवाद की अवधारणा क्या है।
दूसरी चीज आती है कि भारत के जो संवाद है, जो भारत में संवाद अपनाया गया है, उसकी प्रमुख विशेषताएं क्या हैं, इस पर भी थोड़ी सी रोशनी आपको डालना आवश्यक है। देखिए, हमने 3-4 कैटेगरीज में इसको बताने की कोशिश की है, और जिसमें पहली बात जो लिखी गई है वो है शक्तियों का वितरण। शक्तियों का वितरण कैसे आपके लिए इंपॉर्टेंट है वो मैं आपको बता रहा हूं। मैंने अभी कहा कि जिस प्रकार से हमारे यहाँ इतना बड़ी आबादी पर एक राष्ट्रीय राज्य, एक राष्ट्रीय जो स्वरूप का हमारा जो ताना बाना है उसकी स्थापना करनी थी, तो उसमें यह बहुत महत्वपूर्ण हो जाता था कि किसी भी प्रकार से राज्यों का भरोसा हमारे सिस्टम और हमारे संविधान से ना जाए, और यह भी निश्चित करना आवश्यक था कि वो किसी भी प्रकार से ऐसी स्थिति ना प्राप्त कर ले कि एकता और अखंडता को अक्षुण्ण रखने में समस्या हो। तो इसलिए हमारे संविधान निर्माताओं ने शक्तियों का स्पष्ट रूप से वितरण करके इस समस्या को वहीं खत्म कर दिया। और आप जानते हैं कि हमारे पास 3 विभिन्न सूचियों में सारे विषयों को रखा गया है, जिसमें केंद्र सूची के विषय हैं, राज्य सूची के विषय हैं, समवर्ती सूची के विषय हैं। इसके अलावा अगर कुछ बहुत बन जाते हैं तो एक अवशिष्ट शक्तियां कॉलम डाल करके उनको भी रख दिया गया है, जो देश काल परिस्थितियों में नई चुनौतियां आती हैं उन चीजों को वहां टैकल किया जाता है। अब मैं आपको बताना चाहता हूं कि ये जो शक्तियों का वितरण है वो क्यों इतना आवश्यक था। वो इसलिए इतना आवश्यक था कि प्रत्येक दशा में अपनी सीमाओं के भीतर रहते हुए केंद्र और राज्य लगातार लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना को स्थापित कर सके और एक न्यायपूर्ण समाज की स्थापना कर सके। दूसरी बात आप देख रहे होंगे कि संवैधानिक सर्वोच्चता, ये बैलेंसिंग बहुत जरूरी होती है कि अल्टीमेटली कोई संस्था ना प्रमुख होने पाए, अल्टीमेटली कोई अधिकरण ना प्रमुख हो, बल्कि कॉन्स्टिट्यूशन ही उन सभी चीजों की शक्तियों का स्रोत हो। ये बहुत महत्वपूर्ण है और इसमें हमारे संविधान ने पूरी सफलता प्राप्त की। सभी हमारी जो राज्य की अधिकरण है, शक्तियां हैं, विभाग हैं, इन सब की शक्तियों का प्रमुख स्रोत हमारा संविधान है। इसीलिए ये संवैधानिक सर्वोच्चता का कॉन्सेप्ट है। आप जानते हैं कि ये तभी हमारा संवाद अक्षुण्ण रह सकता था जब केंद्र और राज्य दोनों द्वारा संविधान की सर्वोच्चता को स्वीकार किया जाए। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। इसके बाद आप देख रहे होंगे कि न्यायपालिका की विशेष स्थिति। न्यायपालिका की विशेष स्थिति का मतलब होता है हमारे यहाँ एक ऐसा फॉर्मेट लिया गया है जिसे हम इंटीग्रेटेड जुडिशरी के नाम से जानते हैं, एकीकृत न्याय प्रणाली। एकीकृत न्याय प्रणाली में होता यह है कि फ्रॉम बॉटम टू टॉप एक चैनल होता है, और ये बहुत अहम है हमारे इतने बड़े विशाल लोकतंत्र के लिए कि हर स्तर पर नागरिकों के अधिकारों से लेकर के केंद्र राज्य तक के अपने जो अधिकार और उत्तरदायित्व के मसले हैं उन सब का एक न्यायपूर्ण तरीके से समाधान मिल सके। तो न्यायपालिका की विशेष स्थिति में हमारे संविधान में यह सुनिश्चित किया गया है कि यदि कभी राज्य और केंद्र में संवैधानिक या वैधानिक मुद्दों को लेकर कोई टकराव होगा तो हमारा सर्वोच्च न्यायालय उस पर सुनवाई करेगा और संविधान सम्मत उस पर निर्णय देगा, जो कि इस बात को सुरक्षित करेगा कि इस देश में केंद्र ना तो प्रभावी होगा ना तो राज्य प्रभावी होगा, बल्कि संविधान प्रभावी होगा, संविधान की अवधारणा प्रभावी होगी, संविधान के मूल्य और सिद्धांत प्रभावी होंगे। तो न्यायपालिका की विशेष स्थिति आपसे स्पष्ट कर दूं कि ये इसी विशेष स्थिति की बात की गई है कि इसमें किसी भी प्रकार से केंद्र और राज्य के टकराव का समाधान है, संविधान की सुरक्षा का समाधान है, संविधान के संरक्षण का समाधान है। इसके बाद हमने जो चौथा पॉइंट मेंशन किया है वो है एकात्मकता की तरफ झुकाव। इसमें बहुत सारे स्कॉलर ऐसे हैं जो अलग अलग दृष्टिकोण रखते हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं कि केसी हुयर साहब ने तो यहां तक कह दिया था कि भारत का संविधान तो एकात्मक है, उसमें कुछ पॉइंट ऐसे हैं जो संघात्मक हैं। मतलब उनके हिसाब से ऐसा नहीं है कि संघात्मक होते हुए एकात्मकता की तरफ है, बल्कि वो उल्टा बता रहे हैं कि ये एकात्मक है, इसमें तो संघात्मक पॉइंट बहुत कम है, ऐसा उनका मानना था। और आप जानते हैं इंडिया के बहुत बड़े और रिनोन्ड स्कॉलर है डॉक्टर डी बसु, जिनको आप दुर्गादास बसु के नाम से जानते थे। उन्होंने कहा है कि भारत का जो संविधान है उसमें एकात्मकता और संघात्मकता का एक मिश्रण है, यानी उन्होंने एक मिक्सचर बताया है जिसमें दोनों तत्व पाए जाते हैं, फेडरलिज्म भी है और ये जो आपका एकात्मक नेचर है वो भी है। अब समझिए इसको कि कैसे इसको सिद्ध किया जाए, हमारे संविधान में ये बात कैसे सिद्ध की गई है, या क्या ऐसे एलिमेंट हैं जो हमारी संविधान को एकात्मकता की तरफ झुकाव की प्रवृत्ति दर्शाते हैं। मैंने शुरू में आपको इस लेक्चर में कहा था
कि हमारे संविधान निर्माता राष्ट्रीय एकता और अखंडता के लिए कोई रिस्क नहीं लेना चाहते थे, तो ये आवश्यक बात हो गई थी, ये संभव बात, स्वाभाविक बात हो गई थी कि कहीं ना कहीं वो शक्तिशाली केंद्र की स्थापना करेंगे। ये हमारे लिए आवश्यक था। अब देखिए, उसमें एकात्मकता का जो तत्व है उसमें पहली बात आती है एकल नागरिकता, यानी हमने एक सिंगल सिटीजनशिप दी। देयर आर नो ग्राउंड ऑफ रेस, सेक्स, कास्ट, जेंडर, कोई हमारे पास और अदर ग्राउंड आइडेंटिफिकेशन का नहीं है। हम सभी व्यक्ति, चाहे वो किसी छोटे प्रांत के हों, चाहे किसी बड़े प्रांत के हों, चाहे ट्राइबल एरिया के हों, चाहे हम अर्बन एरियाज के हों, हर जगह से हमारी सिर्फ एक पहचान है, दैट इज इंडियन। यानी हर व्यक्ति इस देश की जो परिसंघीय सीमा है उसके भीतर निवास करने वाला सिर्फ एक पहचान रखता है राष्ट्र के स्तर पर, वो सिर्फ हिंदुस्तानी है, भारतीय है, इंडियन है। तो एकल नागरिकता दे करके हमने सभी प्रांतीय, क्षेत्रीय, धार्मिक और किसी भी प्रकार की अन्य पहचानों को समाप्त कर दिया। दूसरी बात, आपातकाल उपबंध। इसमें जब मैं आपको डिटेल कराऊंगा तो सारे कॉन्सेप्ट और क्लियर करूंगा, लेकिन अभी के लिए परिचय जरूर करा दूंगा कि आपात स्थितियों में हमारा संविधान पूर्ण रूप से एकात्मक हो जाता है, क्योंकि यहाँ राष्ट्रपति को बहुत सारी कार्यपालिका और विधायी शक्तियां मिल जाती हैं और वो केंद्र द्वारा, केंद्र के बिहाफ पे राज्यों को संचालित करने का, नियंत्रित करने का बहुत महत्वपूर्ण उपकरण है। तो आपात उपबंध में हमारा संविधान बिल्कुल इस बात में कोई दो राय नहीं है कि वो एकात्मक हो जाता है, और ये हमारी एकता और अखंडता को सुरक्षित रखने के लिए आवश्यक भी था। शक्तियों का विभाजन केंद्र के पक्ष में, ये बात भी बहुत इंपॉर्टेंट है। आप जब शेड्यूल्स देखते हैं, जब आप विषयों का बंटवारा देखते हैं, तो आप पाते हैं कि केंद्र के विषयों की संख्या अधिक है, राज्य की विषयों की संख्या कम है। तो ये बात अल्टीमेटली सिद्ध कर देती है कि केंद्र के विषयों की संख्या अधिक होने का मतलब है कि केंद्र को अधिक शक्तियां दी गई हैं, केंद्र के पास पावर ज्यादा है, और ये वही अवधारणा है जिसमें हम किसी भी प्रकार से एकता और अखंडता को सुरक्षित रख सकें। यहाँ मैं आपको एक बात बता दूं, आपके मन में जिज्ञासा हो रही है कि मैं न्यूमेरिक नंबर्स क्यों नहीं बोल रहा हूं, मैं कई सारी जगहों पर आर्टिकल नहीं कोट कर रहा हूं। वो सिर्फ इसलिए क्योंकि मैं कॉन्सेप्ट के बीच में आपको किसी तरीके से डाइवर्ट नहीं करना चाह रहा हूं। ये सब हम लोग जब अपने अलग अलग टॉपिक्स जाएंगे तो मैं थ्रू आर्टिकल्स, रेफरेंसेस और भी बहुत सारी चीजों को कवर करता चलूंगा। यहाँ सिर्फ कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश करेंगे। तो मैं एक बार फिर क्लियर कर दूं, शक्तियों का विभाजन केंद्र के पक्ष में है। उसका कारण है कि केंद्र को अधिक विषय हमारी सूची में दिए गए हैं कानून निर्माण की। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट पॉइंट है राष्ट्रपति द्वारा राज्यपाल की नियुक्ति। यह भी बहुत चर्चित बात रही है, और आप जानते हैं कि जब हम राज्यपाल को समझने की कोशिश करते हैं तो दो तीन चीजें बहुत महत्वपूर्ण हो जाती हैं। एक तो वो कि वो केंद्र द्वारा नियुक्त होता है, जिसमें राष्ट्रपति उसकी नियुक्ति करता है। दूसरा, उसकी पहचान केंद्र के एक प्रतिनिधि के रूप में राज्य में होती है। वो किसी भी राज्य की गतिविधि से केंद्र को या राष्ट्रपति को अवगत कराता है। तो ये जो राज्यपाल है वो कहीं ना कहीं, जाहिर सी बात है कि केंद्र को राज्य में हस्तक्षेप करने की एक महत्वपूर्ण कड़ी है। तो राष्ट्रपति जो राज्यपाल की नियुक्ति कर रहे हैं, राज्यपाल की जो भूमिका है वो भी कहीं ना कहीं इस बात को सिद्ध करती है कि जो हमारा फेडरलिज्म है, जो हमारा संघ है, वो कहीं न कहीं एकात्मकता की तरफ झुका हुआ है। आशा करते हैं कि इस पूरे लेक्चर में आप इस कॉन्सेप्ट को क्लियर समझ पाए होंगे कि फेडरलिज्म क्या है, भारतीय संविधान में इसके कौन कौन से तत्व हैं, किन किन मुख्य धारणाओं से हमारा संघवाद स्थापित हुआ है, और कैसे हम इस चीज को संविधान में अप्लाइड फॉर्म में देखेंगे। मैं आपको और स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि जैसे जैसे आप संविधान पढ़ना शुरू करेंगे, वैसे वैसे इन सारी अवधारणाओं को विभिन्न चैप्टर्स में, विभिन्न पार्ट्स में आपको मैं जब पढ़ाते हुए चलूंगा तो और स्पष्ट करते हुए चलूंगा। एक लेक्चर में सभी चीजें संभव नहीं है कि हम लोग कर सकें, लेकिन परिचय जरूरी है और एक सिस्टमेटिक तरीके से आपको हर कॉन्सेप्ट का परिचय जरूरी है। तो इसलिए मैंने संघवाद का पूर्ण परिचय आपको देने की कोशिश की। जिस जगहों पर, जिन बातों पर आपको कोई भी तरीके की क्लैरिटी नहीं है, कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं, हम उसका उचित समाधान देंगे। इसके साथ ही चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करते रहें, ये बहुत महत्वपूर्ण है। आपकी कमेंट्स मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। प्लीज डू। थैंक यू सो मच। थैंक यू वेरी मच।